गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा शिक्षा और लोकतंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ समझेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे कि शाब्दिक अर्थ हो गया, संकीर्ण अर्थ हो गया, व्यापक अर्थ हो गया। तो उसी तरह जो है अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जो है उसको हम प्रजातंत्र भी कह सकते हैं और जनतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र क्या, इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी जो है वो लैटिन भाषा के शब्द डेमोस और क्रेटिन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जनता और क्रेटिन होता है शासन। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें जनतंत्र की तो जन का मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनता का जो शासन है वही लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए अब देखिए, लोकतंत्र एक कैसा संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। ठीक है, क्योंकि समाज से ही तो व्यवस्थाएं बनती हैं ना। संकीर्ण अर्थ की बात करें, मतलब जितना भी संकुचित अर्थ हो सकता है, तो जीवन के सभी क्षेत्र में समाज के सभी सदस्यों की आज़ादी के निर्णय लेने के अवसर मिलना। ठीक है, चलिए ये देखिए थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने जैसा। ठीक है, और ये ओवरऑल रिटन टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए ये बन सकता है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्द से बन सकता है, डेमोस हो गया और क्रेटिन हो गया, है ना, अर्थ पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मतलब है वन लाइनर के लिए। बाकी सभी का सभी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है, अभी ये सुनने में भी आ रहा है कि आपका डिस्क्रिप्टिव है, अब मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने तो मतलब पूरा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाया है शुरू से, है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव आता है, और अब ऑब्जेक्टिव आता है तो सारे पॉइंट वैसे भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी सदस्य है समाज का, उसको सभी को आज़ादी से निर्णय लेने का अधिकार होता है। अगर संकीर्ण अर्थ की बात करें, अगर व्यापक रूप से देखें तो लोकतंत्र जो है न केवल राजनीतिक अवधारणा, वैसे मेनली लोकतंत्र को राजनीतिक अवधारणा से जोड़ लिया जाता है, बल्कि ये एक सामाजिक जीवन शैली भी है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समाज की संरचना और संस्थाओं में उनकी स्वतंत्र भागीदारी के लिए समान अवसर का अधिकार भी होता है। ठीक है, अगर हम राजनीति से अलग हटके देखें तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम जैसे राजा महाराजा के टाइम की बात करें, वहाँ पे राजनीति वाली चीज़ थी नहीं, लोकतंत्र वाली चीज़ थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर राजा किसी को उसकी जीवन शैली में, मतलब जो भी वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें अगर वो समान अवसर दे रहा है कि हाँ भाई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा है व्यक्तियों में, तो वह हमारा लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है, संकीर्णता मतलब ये सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जितना कंप्रेस कर सकते हैं वो। नागरिकों को राजनीतिक निर्णय में पूर्ण स्वतंत्रतापूर्ण भागीदारी के समान अवसर, मतलब किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकता है और जो है उसमें मतलब राजनीति में भाग लेने के उसको समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो समाजवादी समतावादी को तो पता ही है कि हर किसी को समान समझना, है ना। लोकतंत्र समतावादी समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करता है, ये पूछ सकते हैं ये पॉइंट। ठीक है, राजनीतिक अर्थ, लोकतंत्र को जन समूह का शासन कहा है, पहले ही पता चल गया। जनता द्वारा प्रतिनिधियों, देखो राजनीति के अर्थ में क्या ही होता है लोकतंत्र में कि जनता चुनती है प्रतिनिधित्व को, अब वो प्रतिनिधि क्या करता है, फिर जनता पर शासन करता है ना, यही तो होता है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो राजनीति में के जो जनता के हित होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में आर्थिक अर्थ से देखा जाए तो जो भी आर्थिक शक्तियों का सब लोगों के हाथ में होना चाहिए, मतलब जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था कैसी होती है, एक समाजवादी होती है, एक पूंजीवादी होती है ना, एक मिश्रित होती है, तो अपने यहाँ मिश्रित चल रही है। लेकिन क्या होता है ना कि अर्थव्यवस्था जो है वो सभी में बटी हो, है ना, कोई भी संसाधन के स्रोतों किसी एक पर्टिकुलर पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ में ना हो।
वो बात कही गई, सभी को समान अवसर देने चाहिए। अब जैसे कोई भी काम करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको स्वतंत्रता है। अब उसको किसी मतलब लिंग भेदभाव या मतलब जन्म स्थान या जाति वगैरह चीज़ों में अगर फंसा के कहे ये तुम नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें नहीं है, हर कोई हर चीज़ कर सकता है। ठीक है। सामाजिक अर्थ के रूप में बात करें तो जनतंत्र से जो तात्पर्य है वो सामाजिक व्यवस्था से है। ठीक है। मतलब सामाजिक जनतंत्र क्या करता है, एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका अर्थ जो हुआ कि समाज अपने नहीं, व्यक्ति अपने ढंग से रहने और सोचने आदि का स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से रह सकता है, अपने ढंग से सोच सकता है, ये सारी उनकी स्वतंत्रता होती है। शैक्षिक दृष्टि से बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हर किसी को समान अवसर और शिक्षा का अधिकार हो, हर एक को। ठीक है। वास्तविक अर्थ क्या है, तो शक्तियों के विकास की स्वतंत्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए समाज में समान अवसर। ठीक है। मतलब वही है कि जो भी व्यक्ति की शक्तियाँ होती हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक वो उसको विकसित कर सके, और जो भी वो जीवन जी रहा है उसमें क्या नाम उन शक्तियों का प्रयोग करे और समाज में उसको समान अवसर मिले। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत। ये किलपैट्रिक्स ने दिए थे 6 भागों में बांटा था सिद्धांतों को। एक है व्यक्ति स्वतंत्रता का सिद्धांत, मतलब क्या है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए हर प्रकार की। समानता का सिद्धांत, व्यक्ति को जो है समान रखा जाए, किसी को भेदभाव ना किया जाए। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, अधिकार हैं, अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है, जो भी आपको कर्तव्य दिए गए हैं मूल अधिकार में, उनका जो है पालन करें। ठीक है। तो अगर ये दोनों अधिकार और कर्तव्य अगर एक दूसरे मतलब एक साथ चलें और इन दोनों का अच्छे से पालन किया जाए तो अच्छा लोकतंत्र बनेगा। ठीक है। देखो, जितना अवेयर जो है नागरिक होता है ना, उतना ही अच्छा समाज होता है। ठीक है। और वो कैसे हो सकता है, वो शिक्षा के द्वारा हो सकता है। जल कल्याण, पारस्परिक सहयोग, ऐसी मतलब भावना उत्पन्न हो, जन कल्याण की बातें हों, है ना, कि जन कल्याण करने वाली चीज़ें। बौद्धिक स्वतंत्रता में विश्वास, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्वतंत्रता दी जाए। विचार विमर्श की स्वतंत्रता, वो कुछ भी अपना जो भी अभिव्यक्ति है वो प्रस्तुत कर सके, है ना। अब बात करें शिक्षा के उद्देश्यों की, तो सामान्य उद्देश्य की तरफ देखें तो प्रेम, सहकारिता और पारस्परिक संपर्क हो, व्यवसायिक कुशलता का विकास हो। शिक्षा के ये उद्देश्य हैं। नैतिक चारित्रिक, देखो ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है। अवकाश का सदुपयोग, मतलब अवकाश का, कुछ लोग क्या होते हैं, अवकाश होता है वो ये सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, पढ़े रहो, आराम से मौज काटो, है ना, ये अवकाश का मतलब समझते हैं। लेकिन अवकाश का मतलब जो होता है वो एक तरीके से लाइफ को बैलेंस करने वाली चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे कामकाजी व्यक्ति है तो वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे वो सारे काम नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जब छुट्टी होती है, अवकाश मिलता है, तो वो अपने घर के काम जो है वो कर सकता है ना। तो ऐसे अवकाश, या फिर सारे काम हो गए तो भाई उस टाइम पीरियड को अच्छे से यूज़ करो, ना कि आलस में डले रहो, है ना, ये कहना चाहता है। उसके बाद मस्तिष्क और बुद्धि को प्रशिक्षित करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। अब देखो, ये तो सामान्य उद्देश्य हो गया था हमारा, है ना। अब ये हो गया हमारा अनिवार्य एवं मौलिक उद्देश्य। ठीक है। ये होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों में कि श्रेष्ठ आदतों और श्रेष्ठ रुचियों का विकास हो सके, सामाजिक विकास एवं नेतृत्व की शिक्षा हो, सांस्कृतिक विकास हो, आर्थिक संपन्नता एवं कुशलता का विकास, राष्ट्र एकता, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो, राष्ट्रीय एकता का होता है ना, कुशल नागरिक का विकास हो, है ना। ठीक, चलिए देखिए, लोकतंत्र में शिक्षण विधि
क्या क्या शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगशाला विधि, सहसंबंधवाद विधि, वाद विवाद विधि। मैंने ये बहुत बार बताए हैं, लेकिन याद रखना कि हर बार जो है मतलब जो है आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि कौन सी विधि किसने दी है, ठीक है। और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आगे, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख के जाइए, नहीं तो एक क्वेश्चन तो बन सकता है शिक्षण विधियों से, ठीक है। अब बात करते हैं लोकतंत्र शिक्षा के पाठ्यक्रम, मतलब लोकतंत्र में किस तरह, मतलब जो शिक्षा होती है लोकतंत्र की, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पहली बात, लचीलापन होना चाहिए, उसमें कोई कठोरता नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मतलब हर बच्चा जो है वो अलग होता है अपने आप में, है ना, हर कोई बच्चा विशेष होता है, तो उसी के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। अनुभव और व्यवहारिकता का सिद्धांत, है ना, मतलब टीचर जो है वो अनुभव और व्यवहारिकता के सिद्धांत से सिखाए, है ना। सामाजिक आवश्यकता और आदर्शों की पूर्ति का सिद्धांत, जो पाठ्यक्रम वो समाज की आवश्यकता को पूरी करे। सहसंबंधवाद, उपयोगिता, क्रियाशीलता, रुचि का सिद्धांत, है ना। सहसंबंध हो मतलब बच्चे समूह में सीखें, एक वो उसकी पूर्ति करे, एक बच्चा दूसरे को बताए, दूसरा पहले वाले को बताए, इस तरह से सहसंबंधवाद। उपयोगी चीज़ें हों, क्रियाशील रहें और रुचि आए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और विषय क्या होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए, कृषि विज्ञान होनी चाहिए, प्रकृति अध्ययन होनी चाहिए, हस्त कौशल, कला, गणित, एसएसटी, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जैसे डिस्क्रिप्टिव आता है तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें आप कॉमन ढूंढ लीजिए कि भाई कुछ चीज़ें आपकी जैसे शिक्षा के उद्देश्य में ये वाली चीज़ें हो गई, है ना, ये चीज़ें हो गई, है ना, ये चीज़ हो गई। तो कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं, हर किसी में कॉमन होती हैं। पूछते हैं बच्चे की क्या नाम है कि भैया ये बताइए कि इतना सब याद कैसे करें। तो इतना सब याद करने वाली बात नहीं है, ये सारी आप खुद सोचिए कि एक टीचर के नाते आप क्या कर सकते हैं, और उसी के आधार पर अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप उसी के आधार पर करें, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। याद करने वाली क्या चीज़ होती है? याद करने वाली ये चीज़ें होती हैं, वरना क्या लोकतंत्र के बारे में पता नहीं है, लोकतंत्र के बारे में कुछ भी छाप दो, है ना। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है, फोकस देने की ज़रूरत है। और जैसे सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत में कुछ अलग नहीं होता है, ये देखो कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अलग अलग सिद्धांत हैं। अब लोकतंत्र क्या करता है? व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, अधिकार और कर्तव्य जरूरी है कि नहीं है, तो विचार विमर्श की स्वतंत्रता देता, हर एक चीज़ उसी टॉपिक से रिलेटेड होती है, वही सिद्धांत बन जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लो कि हाँ भाई डिस्क्रिप्टिव आ गया, हादी अब हम क्या करेंगे, है ना, तो वो बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हाँ आया तो आया, नहीं आया तो पूरा मार्क्स चला गया, है ना। अगर नहीं आया तो कट गया पूरा का पूरा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कुछ तो लिख दोगे, है ना। चलिए, हालांकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है ना, तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं करी है, सोचिए अगर लास्ट टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम बना ही लेट रहे हैं, वो अलग बात है। अगर लास्ट टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्या किसी का भी अगर हो रहा है, कोई भी लास्ट टाइम पे पढ़ाई करना शुरू कर रहा है, और मेनली करते भी हैं वही, है ना, तो वो मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, उससे क्या नाम है डिस्क्रिप्टिव आराम से हो जाता है, ठीक है। चलिए, शिक्षक क्या है? आप खुद सोचिए ना, शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में है, सहयोगी है, बस ये है कि शिक्षक पहले की तरफ प्रमुख हो, एकदम से मतलब आया क्लास में और बोलना शुरू कर दिया कि ये पढ़ो वो पढ़ो, और मार दुनिया का एकदम से शुरू कर दिया, और बच्चा चुपचाप बैठा सुन रहा है, और जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ो, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता जैसी कोई चीज़ नहीं, वो समझता है कि सारे के सारे बच्चे एक समान है ना। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे नज़र में आप सभी लोग एक समान हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से जो है पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ा रहा हूँ ना।
तो मेरे लिए तो सभी जो है समान है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ जैसे मैं 9th और हाई स्कूल की क्लास लेता हूँ तो उसमें कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो मैं उन सभी पे फोकस करता हूँ अलग अलग तरीके से, है ना। तो वही चीज़ है कि भाई आप समझिए कि टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छात्र क्या होता है, जब से बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया जा रहा है तो शिक्षा का केंद्र छात्र को मान लिया गया है, और विषय चुनने का भी जो अधिकार है वो छात्र को है, किस तरीके से, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता, इन सभी के आधार पर। विद्यालय क्या है, विद्यालय समाज का दर्पण माना गया है, समाज का लघु रूप माना गया है, समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी है। मतलब देखो, दर्पण इसलिए है क्योंकि जो भी चल रहा है वो सामने दिखता है ना। कि लघु रूप माना है तो उसकी समाज से ही बच्चे निकल के स्कूल में आते हैं ना, तो वो उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मार्गदर्शक कैसे, कि टीचर उन जो चीज़ वो लोग बच्चे गलत सीख के आए हैं, फिर टीचर उनको करेक्ट करता है ना। चलिए कहाँ है, हाँ, उस विद्यालय में कैसा वातावरण हो, लोकतंत्री वातावरण हो, प्रेम हो, सहयोग हो, सहानुभूति हो, परोपकार हो, ये सारी चीज़ें हों, नैतिक आदर्श हों, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए वातावरण में। नहीं एकदम से कठोर अनुशासन लगा दिया है ना, बच्चे टीचर से कोई चीज़ पूछने में, डाउट करने में, मतलब डाउट पूछने में भी डर रहे हैं, है ना, अपनी बातें कहने में। बच्चे ऐसे होने चाहिए कि हर एक चीज़ आपसे कह सकें, है ना। अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन का कोई स्थान नहीं है, ये हमेशा से शुरू। लेकिन जो आदर्शवादी हैं वो, कुछ आदर्शवादी, सारे नहीं, कुछ आदर्शवादी ऐसे हैं जो दमनात्मक अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन कह सकते हैं, तो उसके समर्थक हैं, वरना बहुत कम होते हैं जो इसके समर्थक होते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रभावात्मक होता है, मुक्तात्मक होता है, और आत्मानुशासन होता है। इन सभी पे बल देते हैं कि हम बच्चा खुद से अनुशासित हो सके, है ना। शिक्षा का महत्व की बात करें या आवश्यकता की बात करें तो क्या क्या हो सकती हैं, तो अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होने, है ना, और सामाजिक गुणों का विकास हो, जनतांत्रिक आदर्शों का विकास हो, हैं, शासन व्यवस्था का ज्ञान हो, और शोषण का विरोध कर सकें, इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, और इसी तरह की आवश्यकताएं होती है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन तो मैंने शुरू से ही लेके चला हूँ, है ना। अब जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं, है ना। जैसे सिंपल आ गया कि लोकतंत्र पे टिप्पणी कीजिए, ठीक, आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, है ना। और उनके लिखने के बाद आप क्या करें कि जो है ये हेडिंग डाल के लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत लिख सकते हैं उसी क्वेश्चन में, है ना। और मैंने हेडिंग बता दी, जैसे हेडिंग है ये, और हेडिंग को मैंने आपको समझाया, तो आप उस हेडिंग में 2-3 लाइनें उसको एक्सप्लेन कर दें, बस आपका 3-4 पन्ने का भर जाएगा भाई, इतने में तो समझ रहे हो आप। और उसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, कॉमन चीज़ें हैं। अभी तक इतना पढ़ाया, शायद आपको ऐसा भी लगता हो कि यार ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, भाई सच में बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।